हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आज आप लोगों के सामने ईपीएफओ के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग एज लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या है और एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है और साथ ही साथ एग्जाम की डेट क्या संभावित हो सकती है। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि अगर आप जुलाई से अक्टूबर के बीच में इस एग्ज़ाम की डेट को मानकर चलें तो ये आपके लिए अच्छा है। मिनिमम आप जुलाई मान के चलिए और मैक्सिमम आप अक्टूबर तक मान के चलिए। ये क्राइटेरिया यूपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग अनुमानित है। तो चलिए हम लोग यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं बिना देर किए हुए, और वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पर दो तरीके की वैकेंसी आई हुई है। मैंने लास्ट वीडियो में सिर्फ जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। टोटल जो है 577 वैकेंसी आई हुई हैं, जिनमें से 418 वैकेंसीज जो है वो सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स यानी कि ईओ और अकाउंट्स ऑफिसर एओ जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी साल 2 साल में हर साल ज़रूर आती है। अगर आप जनरल वाइज देखें तो 204 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में 51 है, ओबीसी में 78, एससी में 57, एसटी में 28 और पीडब्ल्यू में बीडी में 25 वैकेंसीज हैं। अगर हम इसकी एज लिमिट को देखें तो मैक्सिमम 30 एज रखी गई है। ये बात आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये एज लिमिट 30 रखी गई है और जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए 35 रखी गई है। उसके लिए यूपीएससी ने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होने चाहिए। बस अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा कुछ भी किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। दूसरी वैकेंसी जो आई है वह आई है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी आई है, और ये थोड़ी सी ए ग्रेड की जॉब है। वैकेंसीज बहुत कम है, 6 साल बाद ये वैकेंसी आई है। मैं ये चाहूँगा कि आपकी पहली प्रेफरेंस ये जॉब होनी चाहिए ताकि आप एक गेस्टेड ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकें। इसके लिए जो एज एलिजिबिलिटी रखी गई है 35 ईयर्स, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वह अलग अलग तरीके से रखी गई है, जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने कंपनी लॉ करके रखा हुआ है या फिर लॉ की डिग्री रखी हुई है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपने अगर ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है तो आपको एक प्लस एडवांटेज इसमें मिलने वाला है इस वैकेंसी के लिए। अगर हम देखेंगे इसके लिए महत्वपूर्ण डेट कौन कौन सी हैं, तो पहली डेट ये है कि 25 तारीख से यानी कि 25 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुका है और 17 मार्च शाम 6 बजे तक आपके पास लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने का। और जिस तरीके से छूट दी जाती है एज रिलैक्सेशन, तो वो भी उसी प्रकार से है कि ओबीसी, एससी, एसटी को ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिला हुआ है, जो स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम लोग आते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जो भी ऑफिसर रिक्रूट होंगे वो न्यू दिल्ली में अपॉइंट होंगे। 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होगा और आप इसके बाद जो है ना ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के रूप में प्रॉपर काम कर पाएंगे। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ये जो ऑफिसर ओ ए ऑफिसर्स का जो एग्ज़ाम होगा ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे और जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में होंगे, जहां पर मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होंगे। जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश होगा। और अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी इसके लिए रखी गई है, जो यूपीएससी के फॉर्मेट के अनुसार हमेशा रहती है। सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस इसमें जो है ना पहला फॉर्मेट जो है ना जनरल इंग्लिश का है। जनरल इंग्लिश यानी कि 10th की ग्रामर अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इसमें अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। दूसरा है फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसके क्वेश्चन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार जो है ना आज़ादी के 75 वर्ष मना रही है, तो इस वजह से भी उस सेगमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर तीसरा
करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, यानी कि यहाँ पर करेंट इवेंट्स में भी अगर ध्यान दें तो इकोनॉमी के सेक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर आप बनने वाले हैं। इसलिए देखिए डेवलपमेंट इश्यूज यानी कि विकास संबंधी जितने भी मुद्दे हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। विकास क्या होता है ये मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। जितनी भी गुणात्मक व मात्रात्मक प्रगति होती है, इन दोनों को मिलाकर हम विकास बोलते हैं। यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस दोनों को मिला देंगे तो वो डेवलपमेंट कहलाएगा। और इनसे संबंधित जो भी मुद्दे होंगे वो डेवलपमेंट इश्यूज में आपको पढ़ने हैं। ये करंट का अलग पार्ट है ये, लेकिन इकोनॉमी अलग से है जो स्टैटिक पोर्शन की बात यहाँ पे कर रहा है। और इंडियन पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका भला हो जाएगा। जनरल अकाउंट्स प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिद्धांतों की बात कही गई है। और इसमें से भी 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगला इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, इससे हमेशा 10 से 15 क्वेश्चंस हर साल आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के अनुसार। और अगर आप चाहें तो इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो पीवाईक्यू से आपको उन टॉपिक्स का अंदाज़ा लग जाएगा जो आपको इस सेक्शन के लिए तैयार करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला सेक्शन जनरल साइंस का है और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कि साइंस और कंप्यूटर दोनों का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। मैथ और रीजनिंग का भी सेक्शन है जो सीसैट जिन्होंने तैयार किया हुआ है उनको ये हेल्प करेगा। सोशल सिक्योरिटी यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी के भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आतंकवाद हो गया, या फिर मान सकते हैं कि जितने भी जिहादी घटनाएं आतंकवाद संबंधी, नक्सलवाद हो गया, वामपंथी विचारधारा, उन सभी से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया गया है। हम लोग आते हैं इसके वेटेज की कि ओवरऑल वेटेज किस प्रकार से रहेगा। 75% जो वेटेज रहेगा वो आपके प्री का रहेगा और 25% वेटेज जो रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा। यानी कि पेपर 1 में अगर आपने 100 अंक प्राप्त किए तो 75 मार्क्स इसके लिए लिए जाएंगे, और अगर इंटरव्यू में आपको 100 अंक मिले हैं तो इसका 25% ऐड कर दिया जाएगा। दोनों के कॉम्बिनेशन को ऐड करके फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। ये बात याद रखिएगा, टोटल मार्क्स की बात नहीं कर रहे, जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उनका वेटेज 75 और 25 के रूप में लिया जाएगा। ये तो हो गए पहले प्रारूप की। अब हम लोग दूसरे प्रारूप की, जो कमिश्नर का एग्जाम होने वाला है। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही है, सेम जो पहले की तरफ फॉर्मेट है वो स्कीम के रूप में यही है। अब थोड़ा इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे कि यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी सेम है लेकिन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ऐड कर दिया गया है, स्टैटिक्स ऐड कर दिया गया है, और मेंटल एबिलिटी को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। वहाँ पर रीजनिंग थी और यहाँ पे मानसिक योग्यता परीक्षण को पूछ दिया है। यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज है और जनरल साइंस। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन को हटा दिया है इन्होंने, और जो भी इकोनॉमी के करंट हैं उसको यहाँ पर पूछ लिया गया है। गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे गवर्नेंस को ऐड कर दिया गया है। तो गवर्नेंस के अगर बहुत सारे पहलू देखें तो वो करंट से रिलेट करते हैं। अगर आपको गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया, वो डाउनलोड करेंगे, फ्री में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट का भी सेक्शन ऐड किया, जबकि पिछले बार में नहीं ऐड किया था। तो पॉल्यूशन, डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों नए पार्ट ऐड कर दिए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो कुछ सिमिलर चीज़ें यहाँ पर हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी गई, आप उनको अलग से तैयार कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल के अलावा जो है, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर भी ऐड कर दिया है, यानी कि हेरिटेज, जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को के द्वारा वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और खासकर प्राचीन और मध्य भारत के इतिहास की भाषा, साहित्य, नृत्य, ये सभी चीज़ें पढ़कर जाएंगे तो आपका इंडियन कल्चर लगभग तैयार हो जाएगा। और जनरल इंग्लिश को भी यहाँ पर ऐड किया गया। जनरल इंग्लिश यानी कि 10th की ग्रामर को आप यहाँ पर पढ़ के जाएंगे तो आपका
बहुत अच्छा वेटेज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो फाइनल सिलेक्शन का वेटेज है 75 प्री का और 25 इंटरव्यू का। अगर हम देखेंगे सेंटर कुछ इस प्रकार से बनाए गए हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड सेंटर है प्री के लिए किसी भी एग्जाम के लिए वो बनाए गए हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो चाहे वो ईपीएफओ का, दोनों का सेम पैटर्न बनाया गया है। और जो भी डिसेबल पर्सन है सिटीजनशिप के बारे में आप देख सकते हैं कि सिटीजनशिप के लिए वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है, नेपाल भूटान का भी हो सकता है, और खासकर तिब्बतियन रिफ्यूजी हो सकते हैं जो 1 जनवरी 1962 के बाद भारत में आ चुके हैं, परमानेंटली सेट हो गए हैं। एज लिमिट का मैंने आपको बता दिया 30 और 35 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी, वो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन के रूप में होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी आप लोग देख लीजिएगा। एक और चीज़, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने का मौका दिया जाएगा प्रीलिम्स के बाद। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, उसी के बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसी पेपर के हिसाब से, यानी कि जो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन भरते हैं उसी अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होता है, उसी के आधार पर इंटरव्यू लिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं कि कुछ मिनिमम मार्क्स आपको प्राप्त करने ही चाहिए। जैसे इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स आपको प्राप्त करने, ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी के लिए 45 मार्क्स। आपको कम से कम 100 में से इतने मार्क्स प्राप्त करने, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रखी गई। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी मैंने बता दिया कि एज रिलैक्सेशन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। ओबीसी के लिए 3, एससी एसटी के लिए 5 ईयर। आपको अप्लाई करने के लिए देखिए, जिन लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरा है उनको ओटीआर में कोई चेंज नहीं करना है, वो सिर्फ पार्ट 1 पार्ट 2 में जाएंगे और वो फिल करके चले आएंगे। तो आपको ओटीआर में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है। बस आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ओटीआर में, और इसके लिए भी कुछ अलग अलग डेट दी गई हैं। 24 तारीख से आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ इस प्रकार से इंटरव्यू के समय ले जाने होंगे, यानी कि जो भी आपने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन, साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे एससी एसटी का हो, और साथ ही साथ आपका रेजिडेंशियल प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के आप निवासी हैं उसका भी आपको लगेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगता है यूपीएससी एग्ज़ाम में, तो आप राज्य वाला ना लेकर जाएं, सेंट्रल वाला बनवा लें, ताकि आपको इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यूपीएससी वैसे आपको 30 दिन का एडवांटेज देता है, ताकि आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं यूपीएससी ऑफिस में। तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, एफिडेविट भरना पड़ता है, और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसकी सैलरी के ऊपर कि इतनी सैलरी भैया इसमें मिलेगी सैलरी कितनी। सैलरी आपको 65,000 से लेकर 90,000 तक 2 साल के बीच में, जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे तो आपको मिलेगी। और एक अभ्यर्थी के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो सभी ग्रेजुएट छात्र इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर दें। और आने वाले समय में इससे रिलेटेड बैच लॉन्च करूँगा, ताकि हम ईपीएफओ के पूर्ण सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और बेहतर से बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ आपका सिलेक्शन करा सकें। ये बहुत ही बड़ा नंबर है 570 का। मैं इसमें आप लोगों की पूरी हेल्प करने वाला हूं। जिसके जो भी डाउट्स या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।